लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो विक्टिम्स हैं किसी भी डिज़ास्टर के, उनको आपने कनेक्ट करना है अप्रोप्रिएट जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ है। विटनेसिंग अ सीरियस एक्सीडेंट, कोई आपने सीरियस रोड एक्सीडेंट विटनेस किया है, लव्ड वन का भी हो सकता है कि आप साथ मौजूद थे और वो पर्सन जौन सा किसी सीरियस या थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में था। बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। तो ये डिफरेंस है अगेन पीएफए का और रेगुलर जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं उसका। आपकी अपनी सेफ्टी, फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉर की सिचुएशन है, आप पीएफए प्रोवाइडर हैं, आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, क्या आप वहाँ पे सेफ हैं? आज का क्या हमारा टॉपिक, जिस तरह मैंने कहा, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पीएफए, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी मेजरली किन चीज़ों पे पीएफए बेस कर रही है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अगर हम आएँ, participants will be able to strengthen participants' readiness to respond to crisis by understanding the scope and principles of PFA। यानी उसका क्या स्कोप है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। develop skills to observe and assess safety, risk and immediate needs। आपको बेसिक स्किल सिखाई जाएंगी कि किस तरह से आपने जो क्लाइंट्स हैं या जो लोग आ रहे हैं, आपने उनकी सेफ्टी को असेस करना है, रिस्क फैक्टर्स को असेस करना है, उनकी इमीडिएट नीड्स को किस तरह से असेस करना है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, किस तरह से आप एक्टिव लिसनिंग को यूज़ करेंगे, एम्पैथेटिक जो आपकी कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होगी, या एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। Equip participants to connect affected individuals with appropriate resources, services and supports। लास्टली इसमें लिंक का प्रिंसिपल आ जाता है। उसमें क्या करना होता है, जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो विक्टिम्स हैं किसी भी डिज़ास्टर के, उनको आपने कनेक्ट करना है अप्रोप्रिएट जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग का डे है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बेस कर रहा है। ओके जी, जैसे आपको पता है हर थोड़ी देर बाद हमारी स्लाइड्स में कोई ना कोई एक्टिविटी आ जाती है। अगेन एक्टिविटी क्या है, What makes you feel safe in emergencies। ये 4 सिचुएशंस मैंने दी हैं। आपने कोई एक सिचुएशन इमेजिन करनी है हाइपोथेटिकली और सोचना है कि क्या चीज़ आपको उस सिचुएशन में सेफ फील कराएगी। सिचुएशंस हमारे पास हैं फ्लड, सेकंड है विटनेसिंग अ सीरियस एक्सीडेंट, कोई आपने सीरियस रोड एक्सीडेंट विटनेस किया है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी विटनेस की है, वो आपने खुद भी हो सकता है, आपके किसी लव्ड वन का भी हो सकता है कि आप साथ मौजूद थे और वो पर्सन जौन सा किसी सीरियस या थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में था। और लास्ट है हाउस फायर। अपनी मर्ज़ी से कोई एक सिचुएशन आपने इमेजिन करनी है और सोचना है उस सिचुएशन में आप हैं, क्या चीज़ आपको उस सिचुएशन में सेफ़ फील कराएगी, ऐसा क्या होगा कि आप सेफ़ बेटर फील करेंगे या सिक्योर फील करेंगे। जस्ट 2 मिनट्स हैं आपके पास टाइम। डन? ओके जी, कौन बताएगा सबसे पहले उसने क्या सिचुएशन इमेजिन की और उसमें क्या चीज़ उसको सेफ फील करा सकती। जी ओके यानी आपको क्या सेफ फील हुआ जैसे ही फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू टीम की मौजूदगी जौन सी है, हेल्प इमीडिएट जो हेल्प थी उस सिचुएशन में वो। जी और कौन? जी कोई और बताएगा? जी ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको हेल्प, इमीडिएट हेल्प, उस डिज़ास्टरस सिचुएशन से निकलने की हेल्प। एक आपने डिफरेंस फील किया, हमें दोनों वॉलंटियर ने क्या कहा, उनका आंसर क्या था? इमीडिएट हेल्प उनकी क्या थी? उस सिचुएशन से एक का था सेफली एस्केप की, दूसरी की थी अगेन सेफ एस्केप या सेफ एग्ज़िट की, कि जी फायर ब्रिगेड अगर आ जाएगा आपको किसी किस्म की कोई इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी। किसी ने कहा मुझे थेरेपी चाहिए,
किसी ने कहा नहीं मुझे सांस लेना नहीं आ रहा था तो कोई मुझे सांस डीप ब्रीदिंग सिखाए, नहीं, क्योंकि आपकी हमेशा क्राइसिस की सिचुएशन में, ट्रॉमा की सिचुएशन में आपको इमीडिएट हेल्प क्या रिक्वायर्ड होती है कि जी वहाँ से या मेरा सेफ एग्ज़िट हो सके, या अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है तो मुझे फ़र्स्ट एड मिल सके, मुझे मेरी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। तो ये डिफरेंस है अगेन पीएफए का और रेगुलर जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं उसका। ओके जी, अब हम वन बाय वन अगर प्रिंसिपल्स की तरफ आएँ, जैसे मैंने कहा कि 4 प्रिंसिपल्स हैं पीएफए के। सबसे पहले प्रिपेयर, लुक, लिसन एंड लिंक। प्रिपरेशन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं? प्रिपेयरिंग फॉर प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, इट्स योर प्रिपरेशन। जो पीएफए प्रोवाइडर है या पीएफए हेल्पर है, यानी जो प्रोवाइड कर रहा है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, यहाँ पे उसकी आ जाती है प्रिपरेशन। उसकी क्या तैयारी है, किस तरह से वो प्रिपेयर हुआ हुआ है, या उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी भी डिज़ास्टर वाली सिचुएशन में जाने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्न अबाउट द क्राइसिस इवेंट। जो क्राइसिस इवेंट हुआ है कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है। लर्न अबाउट अवेलेबल सर्विसेज एंड सपोर्ट मैकेनिज़्म। वहाँ पे किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे टेलीफोनिक कनेक्शन राब्ता मौजूद है। इसके अलावा कौन कौन वहाँ पे सपोर्ट के लिए आया है। कोई और सोशल वर्क के लिए लोग आए हुए हैं, कुछ एनजीओज़ आई हुई हैं, पुलिस मौजूद है, 1122 मौजूद है, कौन कौन किस तरह की वहाँ पे सपोर्ट मौजूद है। लर्न अबाउट सेफ्टी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। आपकी अपनी सेफ्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वॉर की सिचुएशन है, आप पीएफए प्रोवाइडर हैं, आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, क्या आप वहाँ पे सेफ़ हैं? वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वहाँ से उनको रेस्क्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी वहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो सेफ्टी, एक्सेस, क्या कोई अगर फ्लड वगैरह आया है तो क्या रोड्स मौजूद हैं, जाया जा सकता है। कोई लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हो गई हुई कि राब्ता ही मुनक़ता हो गया है, आप उस जगह पहुंच ही नहीं सकते। एक्सेस बाय रोड पॉसिबल है, बाय प्लेन पॉसिबल है, किस तरह से पॉसिबल है। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं। अगेन, अगर कोई वॉर की सिचुएशन है, अगर कोई अर्थक्वेक की सिचुएशन है, तो क्या उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, किस तरह से आप अपनी सेफ्टी को, प्लस जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकती हैं। हु एल्स इज़ हेल्पिंग, सिर्फ आप अकेले जा रहे हैं या कोई और भी मौजूद है, तो उस चीज़ का नॉलेज होना, क्योंकि अगर आप अकेले जा रहे हैं, आप ही पहले पर्सन होंगे जो वहाँ पे पहुँचेंगे, तो आपको अपना बैकअप उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। आर कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग, क्या जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं क्या वो साथ हेल्प कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम वीडियोस वगैरह में या सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर कोई लैंडस्लाइडिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जो मकामी लोग हैं वो आ जाते हैं हेल्प के लिए। तो इमीडिएट फर्स्ट हेल्प आने से पहले वो लोग वहाँ पे मौजूद होती हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप अकेले तो नहीं जा रहे। या सपोज़ आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से आप 10-15 दिन वापस नहीं आ सकेंगे, तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो उसके अकॉर्डिंगली करनी है कि आप 10-15 दिन के लिए एक जगह पे जा रही हैं, आपके पास वो चीज़ें, अपना फूड, बेसिक नीड्स जोन सी हैं वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो ये हमारी प्रिपरेशन आ जाती है। प्रिपरेशन अगेन जो पीएफए प्रोवाइडर है, पीएफए हेल्पर है, ये उसकी प्रिपरेशन है। नंबर 2, लुक। लुक मीन्स असेसमेंट। यहाँ पे कोई प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हो रही। जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे फॉर्मल असेसमेंट नहीं हो रही कि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट एडमिनिस्टर हो, ऐसी असेसमेंट नहीं है। आपने यहाँ पे जस्ट देखना है किस पर्सन को इमीडिएट हेल्प रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हु नीड्स हेल्प in large scale crisis, identifying and prioritizing those in need requires an awareness of distress reactions to ensure timely support। किसको मदद की ज़रूरत है, कौन पर्सन फिज़िकली इंजर हुआ है, कौन सा पर्सन जौन सा आपको इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है, तो वहाँ पे किस पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क।
Assessing safety and security risk beforehand is crucial to protect both helper and affected individuals, ensuring PFA can be safely provided. Again, look में क्या है, अगर कहीं अर्थक्वेक आया है, आप वहीं पे PFA प्रोवाइड उसी जगह पे नहीं करेंगे, आप सेफ जगह पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को ले जाएंगे, या जो उनके कैंप्स भी बने होंगे वो किसी सेफ जगह पे बने होंगे ना। जिससे हम कहते हैं आफ्टर अर्थक्वेक में जब ज़्यादा आता है, हैवी वाला आता है, तो उसमें क्या कहा जाता है, आफ्टर शॉक्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो आपने ऐसी जगह पे जाना है या उन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को ऐसी जगह पे रखना है जो उनके लिए सेफ़ हो। फिज़िकल इंजरीज़, सबसे पहले हमें फ़िज़िकल इंजरीज़ को देखना है। कोई पर्सन फिज़िकली इंजर्ड तो नहीं हुआ, किसी का सर फटा है, कोई टांग टूटी है, किसी किस्म की कोई इंजरी तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई फ़िज़िकल इंजरी होगी तो सबसे पहले हम फिज़िकल इंजरी वाले पर्सन को एड्रेस करेंगे, उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज फिज़िकल इंजरीज़ जौन सी हैं वो आपकी मेन प्रायोरिटीज़ आएंगी, और देन आपकी जौन सी इमोशनल इंजरीज़ हैं, मेंटल सफरिंग्स हैं, वो आ जाएगी। तो मेनली आपने देखना है कोई पर्सन फिज़िकली इंजर्ड तो नहीं है। इमीडिएट बेसिक एंड प्रैक्टिकल नीड आफ्टर असेसिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फिज़िकल हेल्थ। आपने देख लिया जी, एक पर्सन फिज़िकली इंजर्ड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, देन आपके क्या उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, क्या उसके पास खाना मौजूद है। घर तो फ्लड में, अर्थक्वेक में चला गया, घर का सामान भी चला गया, फैमिली मेम्बर्स भी चले गए, क्या उस पर्सन के पास खाना है, क्या उस पर्सन के पास पानी मौजूद है, क्या उस पर्सन के पास रहने की जगह मौजूद है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उसकी जो भी थी बेसिक नीड्स वो घर से एसोसिएटेड थी। घर गया तो ये चीज़ें भी साथ ही चली गई। तो आपने इंश्योर करना है फूड, वाटर, शेल्टर क्या उस पर्सन के पास मौजूद है या नहीं है। नेक्स्ट वी हैव जी इमोशनल रिएक्शंस। की पार्ट क्या है, इमोशनल रिएक्शंस आ जाते हैं। जिस तरह हर क्राइसिस सिचुएशन में हर इंडिविजुअल के इमोशनल रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। जिस तरह अभी हमने एक साइलेंट सिग्नल्स एक्टिविटी की, उसमें शॉक का था, एंगर का था, सैडनेस का था। हो सकता है कोई पर्सन ये तीनों इमोशनल एक्सप्रेशन शो ना कर रहा हो, जबकि बाकी उसके फैमिली मेम्बर कोई एंगर के साथ हो, कोई सैडनेस के साथ हो, कोई शॉक के साथ हो। प्लस इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉक में हो कि वो नम हुआ है, यानी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जैसे बिल्कुल पत्थर हो गया है, वो वाली स्टेट भी हो सकती है। कोई हो सकता है रेगुलर अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन डिस्टर्ब नहीं है, ऐसा नहीं है उस पर्सन को हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है, हेल्प उसको भी रिक्वायर्ड है, बट वो कोप कर रहा है। तो आपने देखना है इमोशनल रिएक्शंस क्या हैं, इमोशनल रिएक्शंस की इंटेंसिटी कितनी है, यानी फ़िज़िकल नीड्स को एड्रेस करने के बाद इंजरी वगैरह को आपकी मेन प्रायोरिटी इमोशनल एस्पेक्ट या इमोशनल रिएक्शंस आ जाती हैं। जो पर्सन बिल्कुल इमोशंस नहीं शो कर रहा, टोटली गुमसुम बैठा हुआ है, उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए होगी। यानी अगर सेकंड नंबर पे आप किसी को हेल्प आउट करेंगे आफ्टर द फिज़िकल इंजरीज़, तो वो एक ऐसा पर्सन है जो कोई इमोशनल रिएक्शन शो नहीं कर रहा, टोटल आप कह लें म्यूट है, टोटल नम हुआ है, टोटल जो कॉमन वर्ड्स हैं पत्थर हुआ है। एक पर्सन है जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऑब्वियसली उसको भी काम डाउन करने की ज़रूरत है। तो आपने सिंपल देखना है किस तरह की इमोशनल रिएक्शंस आ रही हैं। जजमेंटल नहीं होना कि यार उस पर्सन का घर चला गया और वो पर्सन कुछ भी रिएक्शन शो नहीं किया, वो बिल्कुल नहीं रोया। भाई हर इंडिविजुअल के जो रिएक्शंस हैं इमोशनल वो डिफ़र करेंगे। आपने सिंपली ऑब्ज़र्व करना है मेंटली कौन सा पर्सन आपको लग रहा है कि इस टाइम मेंटल क्राइसिस का शिकार है, उसको इमीडिएट हेल्प रिक्वायर्ड है, आपकी मेन प्रायोरिटी यही आ जाती है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट फिज़िकल इंजरीज़ को देखना है, देन उनकी बेसिक नीड्स फूड, वाटर, शेल्टर, तीसरे नंबर पे उनके इमोशनल रिएक्शंस, उनकी इमोशनल नीड्स, मेंटल हेल्थ नीड्स आएंगी, उसकी तरफ आपने आना है। ओके जी, आपके अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी आपके साथ 2 वीडियोस शेयर करेंगी।
वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम वीडियो नहीं चला पाएंगे क्योंकि कुछ साउंड सिस्टम का इशू आ रहा है, तो आपने वो वीडियोस घर जाके देखनी है। बेसिकली वो असेसमेंट प्रोटोकॉल पे बेस करिए कि जब एक पर्सन चल के जौन सा है आया है, ख़ुद हेल्प के लिए आया है, तो उसकी आप असेसमेंट कैसे करेंगे। एक सेकंड वीडियो आ जाती है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पे। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पे क्या है कि किस तरह से आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो वो बेसिकली पीएफए प्रोवाइडर है और जो सेकंड पर्सन है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। तो आपने इन दोनों वीडियोस को देखना है, ज़्यादा लंबी नहीं है, जस्ट एक 1 मिनट की है और एक 4 मिनट्स की है। उसको देख के आइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर सकें, और अगर आज की क्लास में हमारे पास टाइम बचा तो देन आज ही हम उसको रिव्यू कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्टिविटी। अभी तक हमने जो कवर किया वो असेसमेंट का पोर्शन कवर किया। अब असेसमेंट यानी हमने प्रिपरेशन प्लस असेसमेंट, 2 पार्ट्स हमने कवर किए हैं। तो अब उससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी क्या है जी? यू अराइव एट अ कम्युनिटी सेंटर वेयर सर्वाइवर्स हैव गैदर्ड आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक। आप एक कम्युनिटी सेंटर में गए हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के बाद लोगों को रेस्क्यू करके इकट्ठा किया गया है या लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया गया है, और आप एज ए पीएफए प्रोवाइडर, पीएफए हेल्पर के तौर पे गए हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है जी? सम पीपल आर कामली टॉकिंग। कुछ लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं, 4-5 लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग क्या है जी? वाइल वन एल्डरली मैन इज सिटिंग अलोन। एक एल्डरली पर्सन जो हैं वो अकेले बैठे हुए हैं। स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द फ्लोर, जो फर्श है उसको ब्लैंकली देख रहे हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग व्हेन स्पोकन टू, अदर्स नियर बाय आर क्राइंग। यानी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग जौन से हैं पास बैठे हुए रो रहे हैं, अपने घर को, अपनी चीज़ों को याद करके, अपने प्यारों को याद करके। एक जो एल्डरली पर्सन हैं वो खामोश हैं और जस्ट जौन से ज़मीन को देख रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ who needs immediate attention based on the look principle and how do you prioritize। किस पर्सन को, ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस मैंने बता दी हैं। कुछ लोग आपस में बातें कर रही हैं। सेकंड ग्रुप वो है जो जौन सा है, क्या है, रो रही हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस ऑब्वियस साइन उनका नज़र आ रही है। एक पर्सन जस्ट खामोश है और जस्ट वो फ्लोर को देख रहा है। तो किस पर्सन को हम इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड करेंगे? 1 बाय 1 जी, कौन बताएगा जी? एल्डरली मैन को। क्यों? क्योंकि वो किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे और वो इमोशंस भी नहीं शो करवा रहे, तो हमारा था लोग उसके अकॉर्डिंग जो हम अगर इमोशनल रिएक्शन पे जाके देखें तो जो लोग रिएक्शन शो करवा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कोप कर रहे हैं। ओके ओके, ओके गुड। इनकी फेवर में और कौन कहेगा जी? जी जी, क्या आप इनकी फेवर में जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है उनको पहले किया जाएगा। इनकी अगेंस्ट में कोई है इस पॉइंट के अगेंस्ट में कि नहीं जी, जो लोग रो रहे हैं उनको पहले हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे? ओके गुड, यानी बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी। अब जो बुज़ुर्ग हैं उनको ही क्यों एड्रेस किया जा रहा है, उनको ही क्यों पहले साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है? क्यों? क्योंकि वो किसी किस्म का इमोशनल रिएक्शन शो नहीं कर रहे, जो कुछ है वो अंदर ही चल रहा है, खामोश हैं, ज़मीन को देख रही हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो ऐसी स्टेट में आप कह लें मेंटल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। जो पर्सन रो रहे हैं उनका कैथारसिस हो रहा है, वो कुछ ना कुछ इमोशनल रिएक्शन शो करके उनका जो भी गम है, जो भी दुख है, उसको वो बता रहे हैं। ठीक है, उनको भी हेल्प की ज़रूरत है, बट इमीडिएट हेल्प किसको करेंगे? उस एल्डरली पर्सन को जो खामोश हैं, ज़मीन को देख रहे हैं और कुछ इमोशनल रिएक्शन शो नहीं कर रहे। देन सेकंड स्टेप पे वो लोग जो रो रहे हैं उनको देखा जाएगा। अगेन जो लोग बातें कर रहे हैं, अब जो लोग बातें कर रही हैं वो कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं, सोशल सपोर्ट का रोल आ रहा है। आप जब किसी दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि उस जो कम्युनिटी कैंप लगाया है उसमें सारे वो लोग हैं जिनके घर इसी तरह डिस्टर्ब हो गए हुए हैं, तो आप जब
किसी दूसरे से बात करनी है, आपका कितना नुकसान हुआ, मेरा घर गया, मेरे इतने रिसोर्सेज ज़ाया हो गए, तो अगेन आपका वहाँ पे कैथारसिस हो रहा है। प्लस आपको पता चल रहा है मैं अकेला ही, मेरा घर नहीं डिस्टर्ब हुआ और बहुत से लोग मौजूद हैं जिसका मेरे से ज़्यादा या मेरे से कम नुकसान हुआ है। क्लियर यहाँ तक? ओके जी। अब सेकंड हमारे पास केस आ जाता है, एट अ बिजी इंटरसेक्शन अ बस एक्सीडेंट हैज़ अकर्ड, सेवरल इंजर्ड पीपल आर बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो इंजर्ड लोग थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया गया। यानी आप सिंपल एज्यूम कर सकते हैं कि जी आपकी फर्स्ट एड 112 ने आके उनको इमीडिएट जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट था वो प्रोवाइड किया है। बट वन टीनेज गर्ल इज़ पेसिंग बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली आस्किंग इफ़ हर ब्रदर इज़ अलाइव दो नो वन इज़ आंसरिंग हर। एक बच्ची ऐसी है जो कभी भागती इधर जाती है, कभी इधर जाती है, जो भी रेस्क्यू टीम्स हैं उनको पूछ रही है क्या मेरा भाई ज़िंदा है, बट उसको कोई आंसर नहीं कर रहा। इसके अलावा क्या है, अनदर मैन इज़ लाउडली डायरेक्टिंग ट्रैफिक अवे फ्रॉम द सीन। एक उसी सिचुएशन में पर्सन है जो ट्रैफिक का फ़्लो, जब आपने अक्सर देखा होगा रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी ही ख़राब हो जाती है तो ट्रैफिक का फ़्लो डिस्टर्ब होता है। एक पर्सन है जिसने फ़ौरन ट्रैफिक का फ़्लो ऊंची ऊंची बोल के वो ट्रैफिक का फ़्लो नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी ट्रैफिक स्टक ना हो, उसने उनको ट्रैफिक को निकालना शुरू कर दिया है। तो जी हाउ डू यू आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वर्सेस हेल्पफुल कोपिंग बिहेवियर? आप कैसे इस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्सन को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है और कौन सा पर्सन एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म या कोपिंग बिहेवियर यूज़ कर रहा है? जी मैम, जो गर्ल है वो अपने भाई के लिए परेशान है कि वो जिंदा है या नहीं, तो स्ट्रेस है। और जो आदमी है जो ट्रैफिक हटा रहा है वो कोपिंग बिहेवियर, कोपिंग बेस्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। जो गर्ल है जो भाग रही है, बार बार पूछ रही है क्या मेरा भाई ज़िंदा है, वो ठीक है, वो जौन सा है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस शो कर रही है इस सिचुएशन में। और जो मेन ट्रैफिक के फ़्लो को कंटिन्यू करा रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वो बेसिकली कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा है, उस जो भी एक्सीडेंट की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो गर्ल है उसको आप काम करेंगे, उसको आप तसल्ली देंगे, आप उसको कोई अगर सपोज़ कोई इशू आ रहा है काम करने के बाद, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद, तो आप देन उसको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। बट इमीडिएट उसको यहाँ पे श्योरिटी चाहिए, उसको यहाँ पे अश्योरेंस चाहिए कि उसका भाई अलाइव है या नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता अलाइव नहीं होगा, आपने न्यूज़ भी ब्रेक करनी है, तो पहले उस पर्सन को आपने थोड़ा काम डाउन करना है, तरीके से न्यूज़ जौन सी है उसको ब्रेक करनी है। ओके जी, थर्ड केस अगेन हमारे पास आ रहा है। इन अ टेम्परेरी शेल्टर आफ्टर अ फ्लड फैमिलीज आर गैदर्ड, अ मदर इज होल्डिंग हर बेबी टाइटली एंड रॉकिंग बैक एंड फोर्थ whispering to herself. A group of children are playing nearby, seemingly cheerful. A young boy sits alone, covering his ears whenever the rain outside gets louder. अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं। नंबर वन, एक मदर जिसने अपने बच्चे को टाइटली होल्ड किया हुआ है, वो भी आगे पीछे हो रही है, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ कर रही है, अपसेट लग रही है, खुद ही कुछ आप अपने आप से ही विस्पर भी कर रही है। कुछ पास उसी सिचुएशन में बच्चे हैं जो मज़े से खेल रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो आपको चीयरफुली जौन से प्ले मोड में लग रही है। एक लड़का पास बैठा हुआ है जो यंग बॉय है, छोटा है, कानों पे उसने हाथ रखता है जैसे ही बारिश तेज़ होती है। तो अब क्वेश्चन क्या है, हु माइट बी साइलेंटली स्ट्रगलिंग एंड ओवरलुक्ड इफ़ यू ओनली फोकस ऑन विजिबल डिस्ट्रेस। विजिबल डिस्ट्रेस क्या था, जैसे लास्ट सीन में क्या था, वो लड़की आगे पीछे भाग रही थी, अपने भाई का पूछ रही थी क्या वो अलाइव है, ये विजिबल डिस्ट्रेस है, आपको नज़र आ रहा है कि एक पर्सन डिस्ट्रेस के फेज़ में है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास दो लोग आ जाते हैं, एक
वो लेडी जो अपने बच्चे को टाइटली होल्ड करके बैठी है, दूसरा वो बच्चा जो खामोश बैठा है, जैसी बारिश तेज़ होती है वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। तो कौन साइलेंटली स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा है? यंग बॉय। क्यों? क्योंकि मदर के पास अगेन उसने टाइटली अपने बेबी को होल्ड किया हुआ है, विस्पर कर रही है। यहाँ पे वो बच्चा चुप करके खामोश बैठा हुआ है। तो वो खामोश जो बच्चा बैठा हुआ है, रेन तेज़ होती है, अगेन फियर है, बारिश तेज़ होती है, बारिश की आवाज़ उसको वो मेमोरी जौन सी है वो रिकॉल करवा देती है। तो वो अपने कानों पे हाथ रख रहे। बारिश जारी बात है, जो फ्लड आया था उसमें घर बह गया, तो वो पानी की आवाज़ अगेन उसका वो ट्रिगरिंग इवेंट है, वो उसको डिस्टर्बिंग इवेंट है जो उसको डिस्टर्ब करता है। तो इस वजह से इमीडिएट अगर हम देखेंगे साइलेंटली जो स्ट्रगल कर रहा है वो बच्चा कर रहा है, बच्चे को भी हेल्प रिक्वायर्ड है, देन हम उस खातून को भी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अगेन जी अच्छा देखें, उन्होंने बेबी को टाइटली होल्ड किया हुआ है, हमने ये भी तो ऑब्ज़र्व करना है ना कि और कुछ नहीं बचा, सिर्फ बच्चा बचा हुआ है। अगर बच्चे से वो दूर होती इसकी वजह से, देन आप एज्यूम कर सकते थे कि वो ब्लेमिंग है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बची है जिसको साथ लगा लिया है कि कहीं वो ना गुम हो जाए। तो ऐसे में चांसेस कम है कि वो बच्चे को नुकसान पहुँचाएंगी। और अगेन आप जब किसी जगह पे जाते हैं पीएफए प्रोवाइडर के तौर पे, आपके साथ 4-5 लोग हैं, आपने आइडेंटिफाई किया नहीं फ़लाँ पर्सन को पहले हेल्प की ज़रूरत है, 3-4 लोग उधर चले गए, बाकी जो आपकी टीम है वो बाकी लोगों के पास चली जाएगी, ऐसा नहीं है। और सपोज़ अगर आप एक ही पर्सन हैं और आपको वहाँ पे 3, जैसे ही ये सिचुएशन है 2 लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप 10-15 मिनट एक पर्सन के पास, देन दूसरे के पास चले जाएंगे। उससे क्या है, क्योंकि वो रेगुलर थेरेपी में हमारा होता है ना, सेशन लंबा हो गया, टाइम लगा, टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे आप 5 to 10 मिनट्स भी अगर इमीडिएट आपको, क्योंकि एक ही पर्सन है, आप लगा देंगे एक पर्सन के साथ, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, वो सफिशेंट होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 4th केस है। आफ्टर अ फायर इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जहाँ पे आग लगी है। अब टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कपड़ा है, तो कपड़ा आग को फ़ौरन कैच करता है और आग तेज़ी से भड़क उठती है। वर्कर्स आर गैदर्ड आउटसाइड, सम आर कफिंग फ्रॉम स्मोक इनहेलेशन, कुछ लोगों ने वो स्मोक जोन से है उसको इनहेल कर लिया, वो कफ कर रहे हैं। वाइल वन वर्कर इज़ एंग्रीली शाउटिंग एट द सुपरवाइज़र, अब एक पर्सन गुस्से में शाउट कर रहा है। अनदर वर्कर इज़ सिटिंग क्वाइटली, एक वर्कर खामोशी से बैठा हुआ है। ट्रेम्बलिंग एंड रिफ्यूजिंग टू एंटर द एम्बुलेंस डिस्पाइट इनकरेजमेंट, यानी एक पर्सन शाउट कर रहा है गुस्से में कि भाई सुपरवाइज़र ने टाइमली कोई एक्शन नहीं लिया, हमें बचाने की कोशिश नहीं की। एक पर्सन खामोश बैठा हुआ है जो कांप रहा है, और जब उसको एम्बुलेंस में बैठने के लिए कह रहे हैं फर्स्ट एड के लिए, तो वो नहीं बैठ रहा, वो रिलक्टेंट है, वो नहीं जाना चाह रहा। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंगर, फियर एंड शॉक in order to decide who needs psychological first aid first? सबसे पहले आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा पर्सन गुस्से में है, कौन सा पर्सन एंगर में है, कौन सा पर्सन शॉक में है, और किसको पहले साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत है? जी, उसको सबसे पहले एग्जैक्टली क्यों उसको सबसे पहले फर्स्ट एड की ज़रूरत है? एक तो देखें क्वाइटली वो बैठा हुआ है, ट्रेम्बल वो कर रहा है, यानी आपको ऑब्वियस फिजिकल साइंस भी इमोशनल डिस्ट्रेस के नज़र आ रही हैं, और एम्बुलेंस में वो एंटर भी नहीं हो रहा। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? फियर की वजह हो सकती है, सेकेंडली हो सकता है उसके अभी कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव अंदर ही मौजूद हों, वो चाह रहा हो वो भी ज़िंदा मुझे नज़र आ जाएं, वो भी बाहर आ जाएं, उनको लेके ही जाऊंगा। तो ऐसे में इस पर्सन को जौन सी हेल्प की है वो इमीडिएट ज़रूरत है। देन वो जो एंगर शो कर रहा है या आप अग्रेशन शो कर रहा है पर्सन, अगेन इमोशनल कैथारसिस हो रहा है, हेल्प उसको भी रिक्वायर्ड है, उसको भी काम डाउन करना ज़रूरी है, बट सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ओके जी, थर्ड हमारा जौन सा आ जाता है, हमने 2 प्रिंसिपल्स कर लिए। फर्स्ट आर प्रिंसिपल क्या था? प्रिपेयर का। दूसरा प्रिंसिपल हमारा था लुक का। लुक
क्या थी उसमें हमने असेस करना है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल क्या है, लिसन का, सुनने का। Listen refers to the way the provider helper communicate with the people in distress throughout their interaction. It helps the helpers develop a better understanding of survivors' needs and concerns. अब क्या है, लिसन, हमारे बहुत ज़्यादा इमोशंस जौन से हैं उनका कथारसिस हो जाता है जब हमें कोई सुन लेता है, या आप कह लें आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी, आधे से ज़्यादा आपका मसला हल हो जाता है अगर कोई आपको पर्सन जौन से सुनने वाला मौजूद हो, जो जस्ट आपको एम्पथेटिकली सुन रहा हो, जो वहाँ पे मौजूद हो, जिसका आपको एहसास ऐसा हो रहा हो कि आपकी बात को अंडरस्टैंड भी कर रहा है, आपको कोई जेस्चर्स वर्बल और नॉन वर्बल इस तरह के प्रोवाइड कर रहा है कि आपको या आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो सिंपली हमारा अगेन सुनने वाले हमारे पास कम मौजूद होते हैं, लोग बोलने वाले, बताने वाले ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई आपकी बात सुन ले, हम कहते हैं ना 1 मिनट बात तो सुने, वो क्या है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा होता। तो आप चाह रहे हैं अपना कथारसिस करना, अपनी बात कम्युनिकेट करना, या एटलीस्ट अपनी साइड क्लियर करना चाह रहे होते हैं। अब जो लिसनिंग है इसमें आपकी इम्पॉर्टेंट स्किल आ जाती है जिसको एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। अब एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्टिव लिसनिंग क्या है और रिफ्लेक्टिव क्या है, बट हम उसको अगेन करेंगे। इसमें क्या है, लिसन में यू हैव टू एज अ PFA प्रोवाइडर यू हैव टू अप्रोच टू समवन, यानी जिस पर्सन को ज़रूरत है आपको उसको खुद अप्रोच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रिलीफ कैंप में गए हैं जहाँ पे फ्लड के, किसी अर्थक्वेक के इफेक्टिव्स मौजूद हैं, तो आपने एंटर होते ही एक नज़र, एक ग्लांस में देखना है किस पर्सन को मदद की ज़रूरत है। देखें, फ़िज़िकल नीड्स तो उनकी एड्रेस हो चुकी हैं ना जब वो उस रिलीफ कैंप में लाए गए हैं। अब आप उनकी इमोशनल नीड्स या मेंटल हेल्थ नीड्स की बात करें, आपने देखा आपको विजिबल साइंस कहाँ पे नज़र आए जहाँ पे आपने हेल्प प्रोवाइड करनी है, आप खुद वहाँ पे चल के जाएंगे, आप खुद उस पर्सन के पास चल के जाएंगे। जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें क्या है, कैंप में वो ख़तून खुद आती है। तो हमारे यहाँ जिस तरह टेंट सिटी लास्ट ईयर लगी थी, वो फ्लड वाली सिचुएशन में चूंग के पास, वहाँ पे आप जब टेंट सिटी में अगर आपने विज़िट किया हो तो उसमें क्या है, आप खुद जाती हैं किस पर्सन को प्रॉब्लम है, किस पर्सन को इमीडिएट हेल्प रिक्वायर्ड है, और जाते साथ आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, जैसे हम साइकोलॉजी में, थेरेपी में कराते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे आने का पर्पस क्या है। आपने सबसे पहले उसको ये बताना है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। वो बताने के बाद आपने पूछना है आपको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं, आपको किसी किस्म की कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। आपने उससे इस तरह पूछना है कि आपकी वॉइस टोन जौन सी है वो सॉफ्ट हो, कि उस पर्सन को लगे कि वाकई ये मेरे साथ जौन सा है एम्पथेटिकली मेरे जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ रहा है। The helper's behavior and attitude influence the process of help. Therefore, it is important that the helper remains calm and focused throughout. आपको ऑल द टाइम काम भी रहना है, आपको फोकस्ड भी रहना है कि आपका एक ग्लांस में एक पर्सन डिस्ट्रेस में लगा या लगा इसको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, हो सकता है कोई कोने में छुपा हुआ एक और पर्सन भी बैठा हो जो आपको उस टाइम देखते हुए नज़र नहीं आया। प्लस जो आपको फोकस्ड क्यों रहना है, जो पर्सन अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है आपने उसको सुनना भी तो है ना, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड भी करना ताकि आप उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या है। एक्टिव लिसनिंग में हमारे पास आ जाता है, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स बीइंग फुली इंगेज्ड एंड अटेंटिव टू द क्लाइंट, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग देयर वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, tone of voice and facial expressions to understand the fullest meaning of their मैसेज। अब एक्टिव लिसनिंग, आप फुली अटेंटिव होके उस पर्सन की बात सुन रही हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट कर रही हैं, वर्बल एक्सप्रेशंस, वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ों को, बॉडी लैंग्वेज को, टोन ऑफ वॉइस को भी आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्टिव लिसनिंग आ जाती है, जिसमें आप नोट भी करते हैं, आप सर भी हिला रहे हैं, जिससे उस पर्सन को ये अंडरस्टैंडिंग होती है ये मेरी बात सुन रहा है,
ऐसा नहीं है कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, कोई पर्सन मौजूद है, जब आप नोड करती हैं, सर हिलाते हैं, तो उस पर्सन को यही समझ आती है मेरी बात समझ रहा है। ये हमारी है एक्टिव लिसनिंग। अब रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग मोर आप कह लें स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग है, जिसमें आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। आप जो क्लाइंट आपके सामने बात बोल रहे हैं, आप उसको मिरर कर रहे हैं। मिरर कर रहे हैं मीन्स आप उसके वर्ड्स को भी पैराफ्रेज कर रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप इस टाइम डिस्टर्ब, प्लस वर्ड्स के साथ साथ आप उसके इमोशंस को भी करते हैं रिफ्लेक्ट बैक कि आप इस टाइम डिस्टर्ब लग रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन ऐसी हुई है, लोग ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर पैनिक कर जाते हैं। तो ये क्या है, मैंने उसके वर्ड्स को ही पैराफ्रेज नहीं किया, मैंने उसका जो वो इमोशंस इस टाइम पर्सन फील कर रहा है, मैं रिफ्लेक्ट बैक वो भी कर रही हूँ। इससे क्या होगा, क्लाइंट को ही समझ आएगी कि मेरी बात भी समझ रहा है, मेरी जो दुख, मेरी जो तकलीफ़ है, ये पर्सन उसको भी अंडरस्टैंड कर रहा है, मेरी सफरिंग क्या है उसको भी समझ रहा है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है, जहाँ पे आप पैराफ्रेज वर्ड्स को भी कर रही हैं, आप उसके इमोशंस को भी मिरर कर रही हैं कि आप एक पर्सन की जो नॉन वर्बल बिहेवियर भी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है, आप उसको भी अंडरस्टैंड कर रही हैं। A reflective listener asks questions to the client and will typically paraphrase or mirror the patient's message back to him or her to confirm understanding. जब आपके साथ कोई बात करता है जिसमें आपको वो समझ लेता है, यार तुमने मेरी दिल की बात समझ ली, हम अक्सर कहते हैं ना, या मेरी दिल की बात सुन ली, उसमें क्या है, वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पर्सन कर रहा है, उसने आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड किया है, आपकी प्रॉब्लम्स को, आप जो बात बोल रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड किया है। अब की एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स वर्ड्स टू शो अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, आप पैराफ्रेज कर रही हैं। रिफ्लेक्टिंग इमोशंस, इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड स्केयर्ड, यानी आपको जो मैंने अगेन साइलेंट वर्ड एक्टिविटी करवाई, उसमें क्या आपने फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के इमोशन आइडेंटिफाई किया। तो जब आपने इमोशन आइडेंटिफाई किया तो आप उस क्लाइंट को कहेंगे ना कि ऐसा लग रहा है आप परेशान हैं, ऐसा लग रहा है आप उदास हैं, ऐसा लग रहा है आप थोड़ा गुस्से में हैं क्योंकि जो आपका नुकसान हो चुका है। तो उससे क्या हो रहा है, आप उसके इमोशंस को मिरर कर रहे हैं। अवॉइडिंग जजमेंट, जज नहीं करना, इसको तो तकलीफ़ ही नहीं है, इसको तो दुख ही नहीं है, या कुछ ज़्यादा एक्शन मार रहा है, कुछ ड्रामा ज़्यादा कर रहा है, ये यहाँ पे जजमेंटल हम हो रहे हैं। हमने नॉन जजमेंटल रहना है। इसके अलावा एडवाइस गिविंग, आपने एडवाइस नहीं देनी, अगर आपने उस टाइम ऐसा कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा ना होता, आज ये नुकसान ना होता। तो ये एडवाइस है, इस सिचुएशन में हमने एडवाइस नहीं देनी। सेकेंडली, मिनिमाइजिंग द पर्सनस फीलिंग, एक पर्सन आप कह लें क़यामत का मंजर महसूस कर रहा है और आप कह रहे हैं ऐसा भी नुकसान नहीं हुआ कि आप इतना ज़्यादा समझ रहे हैं, शुक्र करो खुद ज़िंदा बच गए हो। तो यहाँ पे आप उसकी जो पेन है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उनको मिनिमाइज़ कर रहे हैं। आपने वो भी नहीं करना, आपने सिंपल वो पर्सन जो भी आपको इमोशन शो कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम शो कर रहा है, आपने जस्ट उसको अंडरस्टैंड करना है। नॉन जजमेंटल वे में मिनिमाइजेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव लिसनिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स फील इमोशनली अंडरस्टूड एंड सपोर्टिव। इसमें क्या होता है कि आप पर्सन की जब बात को भी अंडरस्टैंड कर रही हैं, उसके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो वो उसको क्या इमोशनली फीलिंग क्या आएगी कि मुझे इमोशनली समझा गया है, मुझे मेरी प्रॉब्लम को सपोर्ट किया गया है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरा जो बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये सिनेरियो क्रिएट किया गया है। ओके जी, आ जाती है अब एक्टिविटी। अगेन इसमें आपने बताना है विच रिस्पॉन्स इज़ रिफ्लेक्टिव, यानी सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है, आगे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, आपने सिंपली बताना है कौन सा जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स है। अब एक पर्सन डिस्ट्रेस में जो पर्सन है वो क्या कह रहा है, आई हैव बीन टोल्ड दैट आई कांट लिव इन माई हाउस एनी मोर आफ्टर द फ्लड, समथिंग अबाउट मोल्ड,
आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, दिस हाउस इज एज सॉलिड एज अ रॉक। अब एक फ्लड आया है जिसमें एक पर्सन का घर खराब हुआ है। अब उस पर्सन को कहा जा रहा है आप इस घर में नहीं रह सकते। क्योंकि वो पर्सन कह रहा है मेरा घर ऐसा रॉक की तरह, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह सॉलिड है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे क्यों कहा जा रहा है मैं अपने घर में नहीं रह सकता। ठीक है, अब रिस्पॉन्सेज क्या है जो PFA प्रोवाइडर है। नंबर 1 ऑप्शन है, वो उसको कह रहे हैं लेट्स फाइंड समवन टू एक्सप्लेन ऑल दिस। नंबर 2, हैव यू स्पोकन विद समवन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। Number 3, these things can be really confusing. You sound pretty angry right now. 4 है, what have you done so far to get an explanation? अब ये 4 रिस्पॉन्सेज हैं। कौन सा रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में आपको रिफ्लेक्टिव लग रहा है? थर्ड वाला। कैसे थर्ड वाला रिफ्लेक्टिव लग रहा है? ओके, उसकी थॉट्स एंड इमोशंस को पैराफ्रेज किया है और उसने उससे पूछा था कि उसको लग रहा था ऐसा कि उसको पता चले उसको सुनने वाले हैं एंड वो ओके जी। जी, परफेक्ट, गुड आंसर। अब इसमें क्या है, आपने वो कंफ्यूज भी है, वो कह रहा है समथिंग अबाउट मोल्ड, वो कंफर्म नहीं है मैं अपने घर में क्यों नहीं रह सकता, वो सिंपल कह रहा है उसको जो कहा गया है। और प्लस वो कह रहा है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मेरा घर सॉलिड है, रॉक की तरह अभी भी वहाँ पे मौजूद है, फिर मैं अपने घर में क्यों नहीं रह सकता। तो यहाँ पे वो पर्सन जौन सा है कि सिचुएशन क्या है उसको समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं रह सकता। फ्लड जो आना था आ गया, घर मेरा वहीं पे मौजूद है, तो मुझे मना क्यों कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन के साथ साथ उसको गुस्सा भी है। तो आपने रिफ्लेक्ट बैक किया है कि साथ ही आपने कहा ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती हैं या हो सकती हैं कि आपको कहा जा रहा है घर में ना रहो जबकि घर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ आप थोड़ा गुस्से में भी लग रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव लिस्निंग है। ऑप्शन 1 को अगर हम डिस्कस करें, लेट्स फाइंड समवन टू एक्सप्लेन ऑल दिस, वो आपको कहेगा फिर आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं, आपकी क्या ज़रूरत है अगर एक्सप्लेन ही करना है और मुझे नहीं जाना किसी के पास। ऑप्शन नंबर 2, हैव यू स्पोकन विद समवन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, वो कहेगा मेरा मसला हुआ है, मेरे पास खाने को चीज़ मौजूद नहीं है, आप मुझे कह रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी से पूछें क्या हुआ है। नंबर 4, व्हाट हैव यू डन सो फार टू गेट एन एक्सप्लेनेशन। अगेन उसमें यहाँ पे आप जजमेंटल हो रहे हैं, आप उसको कहने हैं भाई तुमने अभी तक किया क्या इस चीज़ को फर्दर प्रोब करने के लिए या इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए। तो अगेन जजमेंटल नहीं होना, हमने रिफ्लेक्ट बैक करना है। सेकंड क्या है जी, पर्सन जो डिस्ट्रेस में है वो कह रहा है आई लॉस्ट माई होम इन द फायर, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ वैल्यू टू मी, नॉट जस्ट फाइनेंशियल वैल्यू बट पर्सनल वैल्यू। अब वो पर्सन जो डिस्ट्रेस में है, जिसने फायर में अपना घर खो दिया है, वो कह रहा है कि मैंने बहुत सी चीज़ें जो मेरे लिए वैल्यू रखती थी, इम्पोर्टेंस रखती थी, उनको मैंने खो दिया है। और उनकी इम्पोर्टेंस खाली फाइनेंशियल वैल्यू नहीं थी, वो पर्सनल लेवल पे मेरे साथ एसोसिएटेड थी। कुछ मे बी कोई मेमोरीज़ ऐसी हों, कुछ आपकी चीज़ों के साथ अटैचमेंट हो जो फाइनेंशियली उस तरह से मैटर नहीं कर रही, बट आपकी एसोसिएशन क्लोजनेस को कर रही है। अब जो हेल्पर है उसके रिस्पॉन्सेज, कौन सा रिस्पॉन्स, विच रिस्पॉन्स इज़ रिफ्लेक्टिव। नंबर 1 है यू शुड कॉन्टेक्ट योर इंश्योरेंस कंपनी, कि जो आपने घर की इंश्योरेंस कराई थी उस कंपनी से कांटेक्ट करें। नंबर 2, हैव यू कॉन्टेक्टेड योर इंश्योरेंस कंपनी येट, अगेन क्या अभी तक उनसे रब्ता किया। पाकिस्तान में इंश्योरेंस नहीं होती, बाहर की कंट्रीज़ में आपके घर भी इंश्योर्ड होते हैं। नंबर 3, हाउ आर यू कोपिंग विद ऑल ऑफ दीज लॉसेस, आप इन तमाम लॉसेस के साथ कैसे कोप कर रही हैं, वो आ जाता है। नंबर 4, साउंड्स लाइक दिस फायर वॉज डिवेस्टेटिंग ऑन सो मैनी लेवल्स, कौन सा रिस्पॉन्स रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स,
फोर्थ वाला, वेरी गुड। क्योंकि क्यों आप उसको कह रही हैं कि जी सो मैनी लेवल्स, फाइनेंशियल लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे उन चीज़ों की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं आपकी उनके साथ एक अटैचमेंट है, इस वजह से वो जो फायर है उसने लगता है आपको सो मैनी लेवल्स पे डिस्टर्ब किया है। अब ये भी थर्ड जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का नहीं है, बट अगर आप क्लाइंट का कोपिंग मैकेनिज़्म जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वो इस सिचुएशन में इन प्रॉब्लम्स के साथ कोप कैसे करता आ रहा है। तो कोपिंग मैकेनिज़्म के लिए बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन जौन सी है, पॉइंट 4, वो बेस्ट है टू आप कह लें सिंपली रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। ओके जी, कम्युनिकेशन का रिमेनिंग पार्ट क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैसा मैंने कहा आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, व्हाट योर नेम इज़, व्हाट द नेम ऑफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ के साथ आए हैं उसको इंट्रोड्यूस कराना है। पे अटेंशन एंड लिसन एक्टिवली। एक्टिवली आपने उस पर्सन को अटेंड करना है, उसकी बात सुननी है। क्या अस्सलाम वालेकुम, उसकी बात सुननी है। वो जो पर्सन कह रहा है आपने नोट भी करना है, आपने रिफ्लेक्ट बैक भी करना है ताकि उस पर्सन को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। थर्ड है एक्सेप्ट अदर्स फीलिंग। उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करें। हर इंडिविजुअल का रिएक्शन डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम आप क्लास में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हो और एकदम क्लास में कोई कैट, कोई बिल्ली आ जाए, कुछ स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? चीख मारेंगी, कुछ हंसना शुरू कर देंगी, कुछ क्या है डर के बिल्कुल चेयर पे टांगे रख लेंगी, खड़ी हो जाएंगी। तो हर इंडिविजुअल का एक सिंपल बिल्ली के कमरे में आने से रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। तो जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें कितना वेरी करेगा हर पर्सन का रिस्पॉन्स। तो उसमें राइट एंड रॉन्ग नहीं देखना, मिनिमाइज़ नहीं करना, जजमेंटल नहीं होना, जस्ट उसकी जो भी पर्सन की फीलिंग्स हैं उनको एज इट इज़ आपने एक्सेप्ट करना है। ओके जी, काम द पर्सन इन डिस्ट्रेस। इस सिचुएशन में हमने उसको काम डाउन करना है, अपनी वॉइस टोन सॉफ्ट रखनी है, खुद काम रहना है। आपको अगर पर्सन डिस्ट्रेस में है, वो कह देते अपने साथ नहीं हुआ ना इसलिए आ गए हैं, तो आपने वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स रखना है। वो पर्सन डिस्ट्रेस में है, इस टाइम गुस्से में है, परेशानी में है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो वो उन इमोशंस की वजह से बोल रहा है। तो आप अगर ख़ुद उस टाइम आगे रिस्पॉन्स देने के लिए, तो वो आपका पीएफए प्रोवाइडर का रोल एज सच उस तरह से इंटैक्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा इफ़ करंट कल्चरली अप्रोप्रिएट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द पर्सन। अगर आपका कल्चर जैसा हमारे यहाँ आई कांटेक्ट आप दे सकते हैं, आप उसको आई कांटेक्ट दें। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जो फीमेल सेम जेंडर के लोग होते हैं उनको आप कंसोल भी कर लेते हैं, जिस तरह आप उनको कंधे पे हाथ रख। अगेन थेरेपी में हमें अलाउ नहीं है, थेरेपी में हमें कहा जाता है हाथ नहीं मिलाना, किसी का इस तरह कंसोल नहीं करना, कंधे पे हाथ नहीं रखना, गले नहीं मिलाना। बट ये थेरेपी नहीं है। यहाँ पे आप उस पर्सन को सेम जेंडर के को कंसोल कर सकते हैं। कोई ख़ातून है, कोई बड़ी उम्र की ख़ातून है, कोई बच्ची है, आप उसको कंधे पे कर सकती हैं, सर पे कर सकती हैं, आप हाथ पे हाथ भी रख सकते हैं, बट सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं। रिमाइंडिंग द पर्सन दैट यू आर हेयर टू हेल्प एंड शी इज़ सेफ नाउ। आपने उस पर्सन को रिमाइंड कराना है, बार बार कहना है मैं आपकी यहाँ पे मदद के लिए मौजूद हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे ओपनली बता सकती हैं या सकते हैं। Ask about needs and concern. The aim of PFA is to help a person feel safe and supported in a human way. The helper will have to ask questions to understand what help is needed by the person. The conversation in PFA is focused on what is needed right now. Basic आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इस टाइम उस पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत अगेन बेसिक नीड्स उसकी, इमोशनल नीड्स उसकी, उसको इस टाइम क्या चीज़ चाहिए, आपका फोकस यही है। अगर एक पर्सन कह देता है मुझे
अभी नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक सीन क्रिएट करवाया था कि आप जा रहे हैं उस टेंट सिटी में गए, आपने देखा एक पर्सन अपसेट है, आप उसको जाके अपना तारुफ करा रही हैं, आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको कोई चीज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई अगर परेशानी है तो मुझे बताएं। वो पर्सन कहता है नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आपने कहना है जी मैं यहाँ पे ही मौजूद हूँ, अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज़ चाहिए कल परसों या उसके बाद तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहीं पे रोज़ आती हूँ। तो आपने उस पर्सन ने अगर आपकी हेल्प को रिफ्यूज़ किया है तो आप उसको ये रीअश्योर करा रही हैं कि आप यहीं पे मौजूद हैं, अगर आपको अभी हेल्प नहीं चाहिए, कल परसों या उसके नेक्स्ट डे अगर हेल्प रिक्वायर्ड हो तो वो पर्सन आपसे के साथ रब्ता कर सकता है। ठीक है, ओके जी। हेल्प द पर्सन इन डिस्ट्रेस फाइंड सॉल्यूशंस टू हिज और हर इमीडिएट नीड्स। अब इसमें क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द पर्सनस एबिलिटी टू कोप विद डिस्ट्रेस, आस्क हिम और हर हाउ ही और शी कोप्ड विद डिस्ट्रेस बिफोर नाउ। यहाँ पे आप उसका कोपिंग मैकेनिज़्म असेस कर रहे हैं। वो जो मैंने कहा था ना ये रिफ्लेक्टिव आंसर तो नहीं है, बट आप उसके कोपिंग स्ट्रेटजीज़ अगर आइडेंटिफाई करनी है तो उनको प्रोब कर सकते हैं। तो जब आपने इमीडिएट नीड्स एड्रेस कर दी, इमोशनल नीड्स को आपने एड्रेस कर दिया, यानी जैसे हमने स्टार्ट में कहा उसको काम डाउन करना है, उसको रिलैक्स करना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी टेक्निक्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि कैसे काम डाउन करना है, कैसे उस पर्सन को रिलैक्स करना है। तो वो स्ट्रेटजीज़ यानी आप कह लें कि नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन हमारा है वो फुली आपका जौन सा है प्रैक्टिस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाएंगी काम डाउन करने की, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की आ जाएंगी कि कैसे आपने उनको यूज़ करना है। तो सिंपली इस सिचुएशन में आप उसको पूछेंगे कोपिंग मैकेनिज़्म। कोपिंग मैकेनिज़्म पूछने का पर्पस क्या है, क्यों मैंने कहा कि पूछेंगे उसको जी। ताकि ये आइडिया हो सके कि वो मेंटली इस वक्त किस लेवल पर है, कोपिंग की कौन सी स्टेज पर है, ताकि उस स्टेज से भी स्टार्ट किया जा सके। ओके, और कोई हम क्यों पूछ रहे हैं वो कैसे कोप करता है, या पास्ट में कैसे उसने कोप किया, या इस सिचुएशन में वो कैसे कोप करेगा। पता चल जाए कि जी जी, कौन सी चीज़ उसके लिए वर्कआउट करेगी, कौन सी चीज़ वर्कआउट कर रही है। ठीक जी, अगर एक पर्सन अगर कोप नहीं करता, पहले भी पास्ट में नहीं करता तो मैं उसको ज़्यादा हेल्प की होता है हमारी। अगर एक बंदा कोप करता है तो हम कहेंगे कि मैं भी उस चीज़ों को रिपीट करे, उसको इतनी हेल्प किया वो नीड ना हो, इसलिए यहाँ से एक बंदा इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकता है सिचुएशन में या नहीं कर सकता। ओके गुड। उसमें सिंपल ये है हम कोपिंग उसकी क्यों पूछते हैं, हमें पता चले उसका कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है, क्या वो एक्टिव कोपिंग यूज़ करता है, क्या वो पैसिव कोपिंग यूज़ करता है, या ये सिंपल वर्ड्स में क्या उसकी पास्ट की जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो हेल्पफुल था या अनहेल्पफुल कोपिंग मैकेनिज़्म था। क्योंकि देखिए उसने उसी इन्वायरमेंट में दोबारा वापस जाना है, उसी अभी तो आपने उसको एक इवैक्यूएशन कैंप में रखा हुआ है ना, कुछ महीनों बाद उसने वापस जाना है, उसी जगह पे जाना है। अगर उसकी कोपिंग हेल्पफुल होगी वो सरवाइव कर जाएगा, अगर उसकी कोपिंग अच्छी होगी वो इजीली चीज़ों को मैनेज कर लेगा। अगर उसकी अनहेल्पफुल कोपिंग है देन आप उसको हेल्पफुल कोपिंग स्टाइल सिखा सकते हैं, या उसकी कोपिंग को हेल्दी कोपिंग में कन्वर्ट आप करेंगे इस स्टेज पे। ओके जी, नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है, जो 4 मिनट्स वाली वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, वो रिफ्लेक्टिव लिस्टिंग पे है। वो किस तरह से वो जो पीएफए प्रोवाइडर है वो मेल पर्सन है, जो वो क्लाइंट या अफेक्टेड इंडिविजुअल आई है वो फीमेल आई है। अब उसमें क्या है कि वो बाहर की कंट्री का आप सिनेरियो सीन दिखाया गया है जहाँ पे डिफरेंट स्टिकर्स लगा के लोग टैगिंग की हुई है कि जी ये सोशल वर्कर बैठा हुआ है, ये पीएफए प्रोवाइडर है। वो खातून एंटर कमरे में रूम में होती हैं और वो ऐसे ऐसे देख रही हैं कि मैंने किधर जाना है, किसके पास जाना है। तो जो पीएफए प्रोवाइडर है वो ख़ुद उठ के जाता है, उन खातून को अपना नाम बताता है और बताता है वो यहाँ पे किस पर्पस के लिए मौजूद है। फिर उस खातून को ला के वो बिठाता है चेयर पे, और ठीक है वो शेक हैंड वाला है, वो हम उसको एक साइड पे रखेंगे
कल्चरल डिफरेंसेस की बेस पे, बट वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, जिस तरह से उन खातून की बात को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग यूज़ कर रहा है, वो बेस्ट आपको वीडियो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। तो काइंडली नेक्स्ट जो सेशन हमारा हो उससे पहले ये दोनों वीडियोज़ आप देख के आइएगा, और स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाती हैं ना। चने मैं उनमें सादिया को कहूँगी अभी आती हैं तो कि वो आपके साथ स्लाइड्स भी लेक्चर की शेयर कर दें। आप ग्रुप में तो हैं ना जो PF का बना हुआ है, ओके। जो लास्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है वो है कनेक्शन का, वो है लिंक का। अब कनेक्शन या लिंक क्या है? दिस प्रिंसिपल ऑफ PFA हैज़ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द हेल्पर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग पीपल अटेंड टू देयर बेसिक नीड्स identified through the preceding listen phase and assess the resources they need to cope with their situation। अब अभी तक हमने क्या किया, उनकी बेसिक नीड्स को देख लिया, फिज़िकल इंजरीज़ को एड्रेस कर दिया, उसके बाद उनकी इमोशनल नीड्स को एड्रेस किया। अब क्या है? एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब वो पर्सन जो डिस्प्लेस होके आया है, एक रिलीफ कैंप में आया है, वो जानना चाहता है उसके घर वालों में से कोई बच्चा है, उसके मोहल्ले में से कोई बच्चा है, उसका कोई जानने वाला उस गांव, उस एरिया का कोई ज़िंदा मौजूद है, प्लस वो अपने जो रिश्तेदार हैं जो उस इलाके में नहीं रहते, कहीं दूर दराज रहते हैं, उनको अपनी हाल बताना चाह रहा है कि उसके साथ क्या हो गया, उसकी फैमिली के साथ क्या हो गया, वो अकेला बच्चा है। तो यहाँ पे जो PFA प्रोवाइडर है वो उसको कनेक्ट करेगा उन रिसोर्सेज के साथ जो उसको हेल्प आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल असेस इंफॉर्मेशन, help them assess accurate information about the situation and their loved one. This can include practical information like where to assess different resources that help normalize emotional reaction a person may experience। अब अगर आपका, वही मैं अगेन टेंट सिटी की बात करूँगी, अगर विज़िट हुआ हो, वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना होता है। इंफॉर्मेशन डेस्क पे जो लोग बैठे होते हैं उनके पास कुछ लिस्टें मौजूद होती हैं, कितने लोग उनके पास आए हैं, उनके नाम, उनकी टेंटेटिव एज या जो वो ख़ुद अपनी एज बताते हैं, या समटाइम्स जो उनको देख के एज लग रही होती है, नेम, एज, जेंडर, किस जगह से उनको रेस्क्यू किया गया है उस जगह का नाम लिखा होता है। अब वो लिस्ट, अगर पर्सन जौन सा है उसका लिस्ट में नाम एंटर नहीं हुआ हुआ कि कल को उसको कोई रिश्तेदार ढूंढता हुआ आ जाए तो उसको पता चले ये ज़िंदा है, आप उस लिस्ट में एंट्री कराएंगे। इसके अलावा वो जानना चाह रहा है कोई मेरे घर में से, कोई मेरे मोहल्ले में से कोई वाकफ़ ऐसा है, एक होता है ना आपकी बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन होती है, उस लिस्ट के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। प्लस उसी लिस्ट में उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं, हो सकता है वो ख़ुद तो बच गया, घर में से कोई इंजर्ड हो जिसके साथ उसका राब्ता नहीं है, उनको लोकेट करना, हॉस्पिटल में कौन से जगह पे लोकेट करना है, कौन से हॉस्पिटल में पेशेंट्स आए हुए हैं उसकी हेल्प करना, पर्सन का टेलीफोनिक राब्ता कराना दूसरे एरिया इलाका में अगर उसके रिलेटिव्स रहती हैं, वो टोटल आपका लिंक या कनेक्ट में आ जाएगा। आपको शायद याद हो या अगर आपने ये न्यूज़ देखी हो, एक दफ़ा PIA का प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, और उसमें क्या था कि वो कराची, शायद इस्लामाबाद टू कराची था, कुछ इस तरह, वो कराची टू लाहौर टू कराची कुछ इस तरह था, यानी एक डेस्टिनेशन उसकी कराची ही थी। अब वो प्लेन जो क्रैश हुआ था वो एक आबादी घर के ऊपर या उस रेजिडेंशियल एरिया में हुआ था। अब उसमें क्या था कि मेनली आपके जो एयरपोर्ट था उस पे इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ था। अब उसमें लोग, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश में बॉडीज़ जल जाती हैं जिनकी रिकग्निशन उस तरह से नहीं हो सकती, उसके लिए यानी आप बाय फेस नहीं पहचान सकते, उसके लिए DNA टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। या कुछ आपने अगर वो इंटरव्यू सुनी हो, एक फादर थे, उन्होंने अपनी मिसेस को एक रिंग से पहचाना था, बाकी बॉडी बर्न थी, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो ज़मीन पे जिस तरह हॉस्पिटल में लेटे हुए थे, चादरें दी हुई थी, हर एक को आप चेक करते थे उठा के, तो वो रिंग से पहचाना था जो उन्होंने शायद कुछ दिन पहले ही उनको लेके दी थी। बेटी को उसकी कोई क्लिप, कोई बो से पहचाना था जो अगेन वो उसके लिए ख़रीद के लाए थे। तो ऐसे में क्या है, आपने अगर इस तरह का कोई केस सिनेरियो है तो उस पर्सन को रिसोर्सेज से कनेक्ट करवाना है, कहाँ से वो अपने प्यारों की इंफॉर्मेशन लोकेट कर सकती हैं,
किस तरह से कर सकते हैं। और अगर जिस तरह DNA टेस्टिंग एक ज़रा प्रोसीजर लंबा होता है, वो फ़ौरन रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके लिए कुछ दिन वेट कर रहे हैं। अब वो जो वेट कर रही हैं उसमें वो डिस्ट्रेस में है, कितने खबर मिल चुकी है, डेथ हो चुकी है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मिल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अक्सर केसेस में हमने सुना था कि वो बॉडीज़ इतनी जल गई थी कि उनका DNA भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे केसेस में वो जो पेन है सर्वाइवर की या फैमिली की वो अनबियरेबल होगी, आपने उसको भी मैनेज करना है। तो सिंपल ये एग्जांपल देने का पर्पस क्या है, आप रिसोर्सेज से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम इंडिविजुअल को समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ जाना है, कहाँ भागना है, किससे इन्फॉर्मेशन पूछनी है। तो आप वहाँ पे PFA प्रोवाइडर के साथ साथ एक सोशल वर्कर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। कनेक्ट करना रिसोर्सेज से, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना, प्लस साथ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। वो अकेला नहीं है, फैमिली अगर चली गई है वो फिर भी अकेला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जी कनेक्शन में, कनेक्ट विद लव्ड वंस एंड सोशल सपोर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द पर्सन विद देयर फैमिली आइदर फेस टू फेस और बाय फोन और मैसेज to keep them updated. Helper should assist to restore family links because social support is a huge help during humanitarian situation. अब अगेन जब आपको कोई सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप बहुत काम फील करते हैं, अकेले नहीं हैं। स्पेशली आप फीमेल्स हैं मेजॉरिटी हमारे यहाँ पे, तो आप क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है घर जाके मामा को बताया, बहन को बताया, मामा बहन को नहीं बताया, तो कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी होती है, आप उसके साथ शेयर करते हैं। तो जब आपकी बात सुनी जाती है, आपको आगे से डांटा नहीं जाता, आपको कंसोल किया जाता है, कोई बात नहीं यार हो जाता है, बहुत जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो क्या है, आप अगर वो थोड़ा सा डिप्रेस हुए हुए हैं, थोड़ा सा अपसेट हुए हुए हैं, इमोशनली डाउन हुए हुए हैं, आप बेटर फील करते हैं। आप हमेशा कम्युनिकेट उस पर्सन से करते हैं जो आपको डांटता नहीं है, आप हमेशा कम्युनिकेट उस पर्सन से करती हैं जो आपको आगे से कोई सबक पढ़ाना नहीं शुरू कर देते, आपको समझता है। तो जो आपको समझता है आप बात उससे करते हैं। तो सोशल सपोर्ट क्या है, आपको बहुत सी प्रॉब्लम से बचाती है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस की तरफ जाने से बचा रही है। हमने सिम्टम्स में आपने पढ़ा होगा जी, सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं डिप्रेशन में, सुसाइडल थॉट्स के साथ जो लोग हैं कनेक्टेड नहीं होते, तो वहाँ पे अगर उनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाए, या अगर उनकी सोशल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो ना कोई इंडिविजुअल डिप्रेशन की तरफ जाएगा, ना कोई इंडिविजुअल जौन सा है आप कह लें सुसाइड की तरफ जाएगा। क्योंकि मेजर, मैं ये नहीं कह रही कि टोटली 100% जिनका हार्मोनल चेंजेस की वजह से है वो तो ऑब्वियसली मेडिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड होगी, बट सोशल सपोर्ट आपका 80 to 85% आपकी प्रॉब्लम्स को एक्सट्रीम की तरफ ले जाने से रोकती है, हेल्प आउट करती है। असेस सर्विसेज एंड अदर हेल्प, अगेन जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, कौन सी सर्विसेज को हेल्प किया जाएगा, किस तरह से हेल्प किया जाएगा, कहाँ रिपोर्ट करनी है, कहाँ पे नाम लिखवाना है, कहाँ पे लोकेट करना है, वो टोटल आपकी कनेक्शन में आ जाता है। ओके जी, अब हमारी है एक्टिविटी। अगेन जैसे हमारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, अब हमने इसमें 4 प्रिंसिपल पढ़े, प्रिपेयर, लुक, लिसन, लिंक। अब आपके सिंपली आपने क्या करना है, हाउ विल यू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ PFA। आपके सामने 3 केस सिनेरियोज होंगे, हमें 3 ग्रुप रिक्वायर्ड होंगे। आपने वो केस सिनेरियो भी मैं डिस्प्ले पे करती हूँ, आपने वो केस सिनेरियो पढ़ना है। ये ग्रुप A होगा, ये ग्रुप B होगा, और 2 लाइन्स A, 2 लाइन्स ग्रुप B, और ये वाली 2 लाइन्स और आप ग्रुप C बन जाएंगे या ग्रुप 3 बन जाएंगे। किसी को कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे मैनेज। आप लोग 5 हैं तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। ओके जी, तो आपने सिंपल उन केस सिनेरियोज को पढ़ के लुक में आप क्या देखेंगे, लिसन में आप प्रिपेयर में आप क्या करेंगे, लुक में आप क्या देखेंगे, देन लिसन में क्या करेंगे, और लिंक में आप क्या करेंगे। यानी उन तीनों केसेस का आपने चारों प्रिंसिपल्स, चारों लेवल्स पे क्या क्या काम होगा वो आपने बताना है। ग्रुप A, फर्स्ट 2 लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ नेबरहुड एक्सपीरियंसेस अ प्रोलॉन्ग्ड पावर outage after a storm, families are anxious but no one is physically harmed,
एक जो एरिया है, एक जो जगह है, उसमें क्या हुआ है कि लाइट चली गई है, बड़े अरसे से, बड़े लंबे टाइम से लाइट गई हुई है, कोई स्टॉर्म आया है, कोई आप कह लें आंधी वगैरह आई है, अब फैमिलीज़ एंशियस हैं, किसी को फिज़िकल नुकसान नहीं पहुंचा। इस केस में आपके चारों प्रिंसिपल्स क्या होंगे, यानी प्रिपेयर के लेवल पे आप क्या करेंगे, लुक के लेवल पे क्या करेंगे, लिसन के और लिंक के लेवल पे। ओके जी, नंबर 2 जो ग्रुप है उसका क्या है, कॉन्टेक्स्ट, अ फैक्ट्री वर्कर विटनेसेस अ कुलीग इंजर्ड इन अ मशीनरी एक्सीडेंट। एक जो फैक्ट्री वर्कर है उसने अपने कुलीग को देखा कि वो इंजर हुआ है मशीन एक्सीडेंट में, जो मशीनरी एक्सीडेंट है। द इंजर्ड पर्सन इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल बट विटनेसेस रिमेन शेकन। तो जो एक सेकंड में डिस्कस कर लूँ, फिर आपको मैं टाइम दूंगी, अभी है आपका ना। अच्छा, अब उसमें क्या है, जो इंजर्ड पर्सन था वो तो हॉस्पिटल जा चुका है, जो विटनेसेस हैं जिन्होंने उसका एक्सीडेंट होते देखा, उसका हाथ बाजू उस मशीन में आते हुए कटर के साथ कटते हुए देखा है, वो शॉक में हैं। उनके लिए आपके 4 प्रिंसिपल लेवल्स पे आप क्या करेंगे। जो हमारा 3rd ग्रुप है उसका कॉन्टेक्स्ट है, अ कम्युनिटी हैज़ बीन इवैक्यूएटेड ड्यू टू राइजिंग फ्लड वाटर्स, फैमिलीज आर गैदर्ड इन अ टेम्परेरी शेल्टर। एक फ्लड वाटर की वजह से कम्युनिटी को, एक आप कह लें गांव को जो उनसे इवैक्यूएट किया है, अब वो एक जगह पे टेम्परेरी जो शेल्टर है, एक टेंट लगाए हुए हैं उनके लिए, वो उस जगह पे मौजूद हैं। तो इस केस सिनेरियो में आप प्रेपरेशन में क्या करेंगे, लुक में क्या करेंगे, लिसन और लिंक में आप क्या करेंगे। आपके पास जौन सा है, टोटल हर ग्रुप के पास 10 मिनट्स का टाइम है। तो 10 मिनट आपने इन चारों प्रिंसिपल, बहुत कोई डिटेल्ड नहीं, ब्रीफ लेवल पे आपने प्रेपरेशन करनी है, क्या करेंगे, और 1 बाय 1 फिर हम उस प्रेपरेशन को, आपने जो भी प्लान बनाया है उसको डिस्कस करेंगे। जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 का हमारा जो केस सिनेरियो था वो अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जी लाइट गई हुई है, काफ़ी टाइम से लाइट गई हुई है, तूफ़ान आया था जिसके बाद लाइट चली गई। जो फैमिलीज़ हैं वो एंशियस हैं, बच्चे रो रहे हैं। जैसा यूजुअली अगर हमारा रूटीन में होता है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है तो वो ज़रा टाइम लगता है, तो एक टाइम आता है आपका यूपीएस भी जवाब दे चुका होता है, या जनरेटर अगर नहीं है तो वो भी इश्यूज़ है। तो ऐसी सिचुएशन है, उसमें आप पीएफए के 4 प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करेंगे ग्रुप 1। जी, सब सुनने इनका, क्योंकि हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप पीएफए अप्लाई कर सकते हैं। जी, मैम, सबसे पहले हम प्रिपरेशन में एक टीम रेडी करेंगे जिसमें पीएफए प्रोवाइडर्स भी होंगे, और उसके अलावा वो लोग होंगे जो वहाँ जाके इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करेंगे। हमारे पास इस तरह की ओके। लोगों की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉम आया, उसके बाद से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। उसको ठीक करेंगे वहाँ जाके। अच्छा। और उसके अलावा जो भी हमारे पास ये प्रिपरेशन हो गई। लुक में क्या करेंगे। ग्रुप में सबसे पहले हम जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे, उनसे हम्म। पूछेंगे, उनके कंसर्न पूछेंगे। बेसिकली लुक में हम देखेंगे कि सबसे पहले किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसके साथ हम लोग कौन ज़्यादा ओके। इमोशनल डिस्ट्रेस में। ओके, अच्छा मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँ। प्रिपरेशन में आपकी ये प्रिपरेशन होगी, एरिया कौन सा है, जगह कौन सी है, कितने घंटों की लाइट गई हुई है, जो स्टॉर्म आया है उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है, खाली लाइट ही गई है या कोई घरों की छतें वगैरह भी उड़ी हैं, क्योंकि ये चीज़ मेंशन है, नो वन इज़ फिज़िकली हार्म्ड, बट नुकसान क्या हुआ है इस केस में हमें वो नहीं पता चल रहा। तो प्रिपरेशन में हमने सिंपली, हम टीम बिजली ठीक करने के लिए नहीं लेके जाएंगे, वो लेस्को वापडा जो भी उस एरिया का है वो उसका काम है। हमने प्रिपरेशन में सिंपली उस वेन्यू को देखना है कि जगह कितनी पे इस तरह का प्रॉब्लम हुआ हुआ है, नुकसान कितना हो चुका हुआ है, कितने घंटे की लाइट गई हुई है, क्योंकि आप वहाँ पे जा रही हैं ना, आपने अपनी प्रिपरेशन भी तो करनी है। प्रिपरेशन मीन्स वेन्यू का पता होना चाहिए, उसकी डिटेल्स का, आपकी प्रिपरेशन के भाई आप जा रही हैं, हो सकता है आपको भी 20 घंटे लाइट के बगैर रहना पड़े, तो वो आपको पता हो। प्लस अगर स्टॉर्म आया है, कोई रास्ता तो नहीं ख़राब हुआ, लाइट तो गई है, रास्ता ठीक है जहाँ से आपने जाना है, टेलीफोनिक राब्ता मौजूद है, क्योंकि जब तूफ़ान वगैरह आंधी तूफ़ान आता है जिसमें बिजली के खंभे भी उड़ जाते हैं, टेलीफोनिक कनेक्शन भी, इंटरनेट आपका ज़रा आंधी आए इंटरनेट वहीं पे ऊपर नीचे होना, तो ये प्रिपरेशन है। लुक में ये है, आप लुक अगेन असेसमेंट है,
आप उस जगह पे गए हैं, वेन्यू पे गए हैं, आपने देखा लोग एंग्शियस, फैमिलीज एंग्शियस हैं, कौन ज़्यादा एंग्शियस है, किस तरह के साइंस ऑफ डिस्ट्रेस शो कर रहा है, ये प्योरली हमारा लुक वाला आएगा। फिज़िकल हार्म नहीं है बट बेसिक नीड्स हैं। लाइट अगर पिछले 2 दिन से गई है, 48 आवर्स से गई है, घर में खाना, पानी, ठंडा पानी, स्पेशली गर्मी है, अगर घर में पानी मौजूद है, वेंटिलेशन का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि आपके जो यूपीएस है वो भी एक टाइम पे बंद हो जाएगा, आपका जनरेटर है, लंबी लाइट गई हुई है, वो भी एक टाइम पे बंद हो जाएगा। तो आपने ये लुक में देखना है। अब लिंक में उसमें सॉरी लिसन में बताएं क्या करेंगे आप। हम जैसे उनके कंसर्न सुनेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितने टाइम से वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और उसके अलावा अब उनको किस तरह की हेल्प चाहिए है हमसे। ठीक है, ठीक है, उनको काम डाउन करेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसकी परेशानी सुनेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा फेशियली डिस्ट्रेस शो करा रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी वो पर्सन होगी हमारी। कोई बेहोश होने के करीब है, घर में बच्चे हैं, एल्डरली लोग मौजूद हैं, क्या गर्मी की वजह से किसी को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही, वो देखना पड़ेगा। किसी को कोई इमीडिएट मेडिकल हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। लिसन फिर उसके बाद है, जो परेशान हैं, एंग्शियस हैं, रो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आपको देखने में आएगा। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में इतने घंटों की लाइट गई है, अभी तक नहीं आया। लिंक में क्या करेंगे? मैम लिंक में हम, ठीक है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, उनका हम लिंक करवाएंगे उनके बिलव्ड वन से। उनसे पूछेंगे कि क्या वो किसी से बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो किसी से बात करके मज़ीद काम हो जाए। और उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे लिंक में हम क्या करेंगे, हम जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली है, लेस्को है, जो भी है, हम उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी लाइट जाती है आप कंप्लेंट के लिए कॉल करें, अब तो एसडीओ के, वो एक्सीएन के नंबर दिए होते हैं, वो नंबर ही ऑफ जा रहा होता है। तो आपने कनेक्ट उनको कराना है उस जगह का, जो भी ऑफिस है, लेस्को का ऑफिस है, उधर कनेक्ट करवाएंगे। वहाँ पे आप मोहल्ले के 4-5 लोग लेके जाएंगे प्रॉपर। एक तो होता है ना फ़ोन पे कंप्लेंट, आप 4-5 लोग लेके जाएंगे जो अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें, वहाँ पे लड़ाई ना करके आएँ, कम्युनिकेट करें। उनके साथ कनेक्ट करवाएंगे और उनसे पूछेंगे प्रोसेस में कितना दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ताकि उनको आप एक तसल्ली भी तो दे सके ना, इतने दिनों में लाइट ठीक हो रही है, इतने दिनों में मामला सेटल हो रहा है। फिर लिंक में आप ये कर सकते हैं, अगर कुछ फैमिलीज़ अपने प्यारों के तरफ जाना चाह रही हैं कि भाई उधर लाइट आ रही है, हमारी तो पिछले 4 दिन से लाइट नहीं है, तो आप उनको कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर क्योंकि डिज़ास्टर इस तरह का नहीं है, उनका फ़ोन पे टेलीफोनिक रब्ता ख़ुद मौजूद होगा, मोबाइल पे होगा। अगर इंटरनेट नहीं भी आ रहा तो मोबाइल वर्किंग में होगा, या अगर कोई पीटीसीएल वगैरह लगा है उसका अगर चल रहा है, वो कनेक्शन खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करवा रहे हैं उस लेस्को ऑफिस से जो उनके एरिया, उनके डोमेन को देख रहा है। ठीक है जी। ग्रुप टू का था कि जी वो फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है, मशीनरी एक्सीडेंट हुआ है, इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल जा चुका है। जो विटनेसेस हैं वो शॉक में हैं, वो फियर में हैं, वो ट्रॉमा की स्टेट में हैं। तो जी आपका क्या पीएफए प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे? सबसे पहले तो हम लोग सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, हैं, और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। और तीसरा ये कि अपनी सेफ्टी को कैसे हम इंश्योर करेंगे? मतलब जैसे कोई भी वहाँ जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो हम वहाँ पर जाने से पहले उसको भी वो देखना कि हम मशीन से एक्सीडेंट हो गया, सपोज़ बॉयलर फट गया, अपनी सेफ्टी अब कैसे इंश्योर हो रही है? हमें इंजरी ना हो जाए, या हम हाँ, जैसे अगर एक्सीडेंट की नेचर क्या है तो हम प्रिपेयर में एक्सीडेंट की नेचर देखेंगे। अगर कोई मशीनरी एक्सीडेंट है किसी कटर में, जिस तरह ये जो कटिंग मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, वो काफ़ी बड़ी हैवी वाली होती हैं, उसमें आके उस पर्सन इंजर हुआ है तो वो आप उसमें सेफ़ हैं। बट अगर किसी फैक्ट्री का बॉयलर फटा जिस तरह, तो उसके लिए आपके जूते इस तरह के होने चाहिए, आपने उस जगह पे चलना है, क्योंकि सादा जो सिंपल जूता हम लोग पहनते हैं उसकी सोल में सुराख हो सकते हैं, केमिकल वगैरह। कोई अगर केमिकल फैक्ट्री है तो वो आपको वो अपनी प्रोटेक्शन देखनी पड़ेगी जी। और उसके अलावा जो है अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हम हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, और लुक में आ जाता है कि हाँ ऑब्जर्व करेंगे पहले इन्वायरमेंट को, जैसे कि आपने कहा कि बॉयलर फटा है तो हम इन्वायरमेंट देखेंगे उस जगह पे, और उस जगह पे वो सेफ है। उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को कि
जैसे जो विक्टिम है वो तो हॉस्पिटल जा चुका होगा, लेकिन पीछे बच जाने वाले जो लोग ठीक है, जैसे हमने ये भी पढ़ा है कि वो विटनेसेस जो हैं वो शॉक में हैं। स्ट्रेस में होंगे, शॉक में होंगे, पैनिक कर रहे होंगे, तो उनको हम लोग काम करेंगे। दूसरा ये कि लिसन में हम लोग सबसे पहले अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे, और जो पीछे बच जाने वाले लोग हैं उनको हम लोग आराम से सुनेंगे। उसके अलावा जो लोग हैं उनको अलाउ करेंगे कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें अगर वो चाहते हैं। ठीक है। और लिंक में हमको कनेक्ट करेंगे उनकी फैमिली से होगी और या फ्रेंड, और उसके अलावा जो इंजर हुआ है पर्सन उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। ज़ाहिर बात है किसी का वो फ्रेंड होगा, किसी का रिश्तेदार होगा कि भी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो थोड़ी स्टेबल पोजीशन में है, आपको एग्जैक्ट वहाँ के हालात पता चल जाएंगे कि किस तरह के चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर लोग हैं उनको कोई और मसला है तो नेशनल ठीक है, बिल्कुल सही सेट हो गया जी। ग्रुप नंबर 3 का क्या था कि जी एक कम्युनिटी को इवैक्यूएट करना पड़ा है फ्लड की वजह से। अब वो टेम्परेरीली किसी एक जगह पे शिफ्टेड हैं, शेल्टर में हैं, तो आपका PFA के 4 प्रिंसिपल्स क्या वर्किंग करेंगे? सबसे पहले प्रिपरेशन में आ जाता है कि उनको रहने की शेल्टर प्रोवाइड किया कि हमने वहाँ पे बेसिक नीड्स देखेंगे, जैसे किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर फूड चाहिए, बेसिक रिसोर्सेज जो होती हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो प्रोवाइड करेंगे प्रिपरेशन में। वो प्रिपरेशन में आएगा कि लुक में आएगा? लुक में था ना, आप फिज़िकल इंजरी देख रहे हैं, आप बेसिक नीड देख रहे हैं, खाना पीना पानी शेल्टर, तो प्रिपरेशन में क्या आएगा? ये तो लुक का आपने बताया ना मुझे। आप उस शेल्टर में विज़िट कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन किस लेवल पे करेंगे? प्रिपरेशन मींस आपकी प्रिपरेशन मींस आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिस जगह वो एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह वो क्राइसिस की सिचुएशन आई है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑब्जर्वेंट जी, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि प्रिपरेशन आपकी क्या होगी। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि किसको लाइक फॉर एग्जाम्पल हम किसी जगह पे गए हैं तो जहाँ पे सबसे पहले जाके हम देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल किसको सबसे ज़्यादा इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। ओके, इसमें हम ये करेंगे कि हम जाने से पहले जो शेल्टर बना है उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि उस शेल्टर में कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है फ्लड वाटर से वो कितना हुआ है। ऑब्वियसली जिसका जितना नुकसान होगा वो उतने ज़्यादा ग्रीफ में या आप कह लें एंगर की सिचुएशन में होगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन है। जिस टेंट सिटी में या जिस टेम्परेरी शेल्टर में आप जा रहे हैं वहाँ पे और कितने लोग मौजूद हैं हेल्प के लिए, आप अकेले हैं या कोई और भी है, ये आपकी टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर जब आप वहाँ पे पहुँच गए, प्रिपरेशन ये है जाने से पहले आप वर्किंग जो कर रहे हैं। एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होती है? पेपर की तैयारी करना नंबर 1, देन पेपर लिखने के लिए, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कोई पेन पेंसिल मार्कर स्केल ये चीज़ें रखना ना। प्लस आपके पास अगर आपका अलाउ करते हैं एग्जामिनेशन तो आपके पास एक बोर्ड होता है जिस पर रख के लिखते हैं, पानी की बोतल आप साथ लेके जाते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन है। तो जिस तरह आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीज़ें साथ लेके जाते हैं, सेम उसी तरह अगर आपने PFA प्रोवाइड करने जाना है तो जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी करनी है, उस सिचुएशन का आपको नॉलेज होना चाहिए जाने से पहले। फिर जब आप वहाँ पहुँच गए फिर तो प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते ना। फिर जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने लुक में देखा किसको हेल्प की ज़रूरत है। फिज़िकल इंजरीज तो ऑब्वियसली एड्रेस हो चुकी होंगी। इस केस में हम क्या करेंगे, क्या उनको जो खाना पानी मिल रहा है वो सफिशेंट है, नंबर 1। उसके बाद कौन से लोग विजिबल साइंस ऑफ डिस्ट्रेस शो कर रहे हैं थ्रू बिहेवियर से भी और फेशियल एक्सप्रेशन से, जिसके विजिबल साइंस आपको लगेंगे, नॉन वर्बल भी हैं डिस्ट्रेस के साइंस, आप उसको पहले बात उससे करेंगे। देन आपकी वो लिसनिंग आ गई, एक्टिव लिसनिंग आ गई, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग आ गई। लिंक में क्या करेंगे, यहाँ पे लिंकिंग कैसे करवाएंगे? यहाँ पे लिंक में बेसिकली अगर बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जहाँ उनकी फैमिली उनके साथ भी हो सकती है, उनके पास सोशल सपोर्ट होगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास सोशल सपोर्ट वहाँ पे नहीं है, तो हम
बारे में है तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटेड होगी, तो उससे रिलेटेड उनको सुनने के बाद या उनको कुछ ना कुछ अपने फैमिली के नंबर्स हैं कुछ भी पता होगा, उनको हम लोग नेटवर्क प्रोवाइड करके सर्विस प्रोवाइड करके अपने सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये एक्टिविटी करवाने का पर्पस क्या था कि जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, प्रेपरेशन का है, लुक का है, लिसन का है एंड लिंक का, उसकी एक्चुअली आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। मैं अगेन रिपीट कर दूं, प्रेपरेशन या प्रिपेयर से मीन जाने से पहले उस वेन्यू का, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होना, आपको क्या क्या तैयारी करके वहाँ जाना है। मैंने एग्जांपल दी है, रिलेट किया आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ कि एग्ज़ाम में जब आप चले गए फिर तो आप कोई तैयारी नहीं कर सकते ना, आप पेन ही नहीं लेके आए। तो प्रिपरेशन उस जगह जाने से पहले आपको उसकी सेफ्टी देखनी है, अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी देखनी है, क्या ट्रैवल पॉसिबल है नहीं है, वो सारी आपकी प्रिपरेशन में आता है। लुक में सेकंड प्रिंसिपल, लुक में अगेन आपने फिज़िकल इंजरीज देखनी है, उसके अलावा बेसिक नीड्स देखनी है जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर, बेसिक नीड, कपड़े आ जाते हैं। अब जैसा ये अगेन शेल्टर वाली एग्जांपल दूं तो यहाँ पे बेसिक नीड में देखेंगे लोग तो वही एक सूट पहन के आए होंगे ना जो उन्होंने पहना हुआ था, उनके पास कपड़े हैं बदलने के लिए। क्या हाइजीन, अगर फीमेल्स हैं क्या उनके पास हाइजीन रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं? ऑब्वियसली उनको वो चाहिए होंगी, तो आपको वो देखना है, ये उनकी बेसिक नीड्स में आ जाएगा। उसके बाद आपने इमोशनल नीड्स को देखना है, उसके बाद आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को देखना है, ठीक है। तो देन हमारा आ जाता है लिसन का, उनसे बात करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, बात करना, कम्युनिकेट करना, उनके इमोशंस को पैराफ्रेज करना, मिरर करना। और लिंक में हर सिचुएशन में हम लिंक जो करेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस सिचुएशन में फैमिलीज़ के साथ कनेक्शन करवा रहे हैं, ऊपर वाली सिचुएशन में लिंक कैसे कर रही हैं, वो जो इंजर्ड पर्सन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं कि क्या कितनी इंजरीज़ हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सवेयर हैं, उसका आप राब्ता फैमिली से कर रही हैं। फैमिली को भी तो इन्फॉर्म करना है ना कि आपके घर का जो पर्सन है इस तरह वो इंजर हो गया है, तो वहाँ पे लिंक हम डिफरेंट वे में करेंगे। सबसे ऊपर वाले केस में हम लिंक क्या कर रहे हैं, हम वो जो लेस्को का ऑफिस है उसको जाके पहले तो फ़ोन पे ही कंप्लेंट या नहीं भी कंप्लेंट, आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहे हैं। आप अपने उस एरिया के लोगों को लेके जा रही हैं उस ऑफिस में ताकि उनको पता चले इस एरिया की इतने टाइम से लाइट गई है, लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं। फिर उसके अलावा उनका फैमिली से अगर राब्ता नहीं है तो फैमिली से करा के कुछ दिनों के लिए अगर वो कहीं जाना चाहते हैं किसी रिश्तेदार के घर तो वो जा सकें, उनके पास क्या फैसिलिटी मौजूद है जाने की, तो वो आप करा रहे हैं। तो हर सिचुएशन में हमारा जो लिंकिंग वाला 4th प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाएगा। अलबत्ता हमारा लिसन का वही रहेगा, लुक का हमारा प्रिंसिपल वही रहेगा, इवन प्रिपरेशन भी हमारी वही रहेगी। ठीक जी, आज के जो ट्रेनिंग थी, आज का जो हमारा सेशन था उससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कुछ आप अगर डिस्कस करना चाहें। जी मैम, इस सारी केसेस के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसने भी वो विटनेस किया चाहे जो भी इंसिडेंट करके उसको PTSD हो सकता है। देखें आप वहाँ पे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हैं, आपको विजिबल साइंस ऑफ डिस्ट्रेस नज़र आए, आपने जब उस पर्सन से बात भी की आपको सिम्टम्स नज़र आ रही हैं तो आप उसको रेफ़र करेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि हम थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते, हम इमीडिएट उसको आप कह लें काम डाउन करना, रिलैक्स करना, आप उसको सिंपल मेडिटेशन वगैरह प्रोवाइड करना वो आप करते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि जो सिम्टम्स हैं वो लिंगर ऑन कर रही हैं, सिम्टम्स जौन से हैं वो सिवेरिटी में थोड़े ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में हम उनको रेफ़र कर देते हैं। और अगेन अगर हम रेफ़र कर रहे हैं तो हमने प्रॉपर पेपर वर्क करना है। ऐसा नहीं आप उसके पास चले जाएं, आप प्रॉपर उसका कनेक्शन करवाएंगे उस साइकोलॉजिस्ट के साथ या साइकेट्रिस्ट के साथ, और प्लस आप फॉलो अप भी रखेंगे कि वो पर्सन अगर गया है बेहतर है कि नहीं है। अभी तो उसमें आप वाला जो एग्ज़ाम्पल आप दे रही हैं उसमें तो अभी उसके रिएक्शन आ रहा है ना, स्ट्रेस रिएक्शन आ रहा है,
PTSD तो तब बनेगा अगर एक वो सर्टन ड्यूरेशन अपनी टाइम पीरियड की पूरी करेगा। तो नेचुरली नॉर्मली अगर कोई डिज़ास्टर आया है उसकी फ्लैशबैक्स आना, डिस्ट्रेस होना, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल आपका रिएक्शन है। अगर सर्टन डेज से वो प्रोलॉन्ग कर रहा है और आप में डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, फिर हम उसको रेफ़र कर रहे हैं और उसका डायग्नोसिस है। इसमें एक और सिचुएशन भी तो आती है ना, लाइक एक इंसिडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री वाला ही था, हम पहुंचे वहाँ पे एंड वो कुछ टाइम के लिए था, फॉर एग्जांपल सारा दिन वो उधर सिचुएशन रही, फिर वर्कर्स अपने अपने घर रह के कनेक्ट कर लिए एंड चले गए। तो हमें अब हम उधर ये तो नहीं कह सकते इसको PTSD है, क्योंकि वो तो उसको बाद में पता बाद में अब उसमें आप क्या करेंगे, आप उस फैक्ट्री में अगले दिन जाएंगे अगेन। अगर आपको लगेगा कि ऐसा हाँ, आप देखेंगे कोई स्टिल अपसेट तो नहीं है, आप 3 हफ्ते बाद एक फॉलो अप दोबारा कर सकते हैं। अगर देखें रूटीन में आने में 2-3 दिन लगेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने डायरेक्टली विटनेस किया है उस पर्सन का एक्सीडेंट होते, उसका मशीनरी में हाथ आते, पाँव आते, जो भी है, तो उनको 2-3 दिन या 4 दिन लगेंगे सेटल होने में, उस मशीन पे काम करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो फॉलो अप या विज़िट होगा वो हफ्ते बाद, 10-15 दिन बाद आप जाके पूछेंगे किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा। लाइक फ्लैशबैक्स आएंगे उनको उसी डे के एंड उसी इंसिडेंट के, वो तो आएंगे, वो तो 3-4 दिन आएंगे, 3-4 दिन वो तो नॉर्मल आपका है ना, वो नॉर्मल है। देखिए वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्शन है, आपने एक चीज़ को देखा, वो आपके माइंड में उसकी फ्लैशबैक्स आएंगी। बट अगर वो हफ्ते से ज़्यादा ऊपर जा रहा है और आपकी डेली फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आ रही है, देन प्रॉब्लम है ना। तब हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स हैं, अभी आप उसको डायग्नोसिस की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि ड्यूरेशन नहीं पूरी हुई। हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे प्रॉपर्ली कि इसको जरूरत या नहीं। इसको है या नहीं, हम पूछेंगे ना आपको क्या इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी है। जिन लोगों ने वो विटनेस किया है एक्सीडेंट, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो फेस कर रहे, एक्सपीरियंस कर रहे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी। जैसे इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, जैसे अक्सर होता है कि ना वो रोना शुरू करते हैं और रोते जाएंगे उस पे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग जो है कैसे? अच्छा, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल रोना शुरू कर देता है, आप उसको वो कैथार्सिस हो रहा है ना, आप उसको रोने देंगे, वो 1 मिनट रो लेगा, 2 मिनट रो लेगा। आप साथ साथ अगर उसको कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, उससे क्या हो रहा है, वो पर्सन जल्दी काम डाउन होगा। एक रो रही हैं, रो के वैसे ही आपका ज़रा कैथार्सिस हो जाता है, प्लस जब आप साथ साथ बार बार ये रिपीट कर रही हैं कि मैं आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो फ़ौरन आपके साथ कम्युनिकेशन में आ जाएगा, बात करना शुरू कर देगा। तो फिर थोड़ी ही बात करेगा, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं करेगा। हो सकता है 1-2 वर्ड्स बोल के वो फिर रोना शुरू कर दे, बट उन वर्ड्स को या उसके उस इमोशन को तो आप रिफ्लेक्ट कर सकती हैं ना, कि मैं समझ सकती हूँ कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इस वाक़या को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग चलेगी। जी, और किसी? जी जी। अब इसमें हम फैक्ट्री की मिसाल लेते हैं। अब जो मशीन का जो इंसिडेंट बना, मे भी वो किसी की वजह से बनी हो, ठीक है, तो कुछ लोग ना काफ़ी मतलब गुस्से वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ना उसी गलती की वजह से ना हम सफ़र कर रहे हैं, तो ना वो ऐसे गुस्से में कि ना मैं उसको मार दूँगा, मैं ये करूँगा, वो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमें कहते हैं, ये बात हमें बताते हैं। तो क्या हमारा बनता है कि हम उस बंदे को बताएं कि इस बंदे को थोड़ा सा बच के देखिए, हमने अक्सर टीवी पे यही देखा, जब इस तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसमें कोई एक अगर किसी को ब्लेम किया जाना होता है, उसको पकड़ के मारा भी जाता है। इन सिवियर या एक्सट्रीम केसेस उसको मार पीट के वैसे ही वो बेचारा चला जाता है। तो ऐसे में उस पर्सन को रेस्क्यू करना जिस पे गुस्सा है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे कानून, हमारे लॉज में आ जाती हैं, हमने किसी को सज़ा नहीं देनी, ये आप कह लें कि एक स्पेसिफिक डोमेन है, ये उनका काम है। हाँ, उसकी सेफ्टी इंश्योर हमने करनी है कि जी उसको मार पीटना शुरू हो जाए। हाँ, अगर पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस केस वगैरह, फिर पुलिस जाने और वो जाने, वो देन जो भी कोर्ट कचहरी का केस बनना है वो जानते हैं। हमने उस मॉब को उस टाइम काम डाउन करना है कि वो गुस्से में ना आए। वो गुस्से में आके समटाइम्स ऐसा होता है कि आग लगा दी जाती है, उस पर्सन का नुकसान तो नहीं डायरेक्ट हो रहा, बट फैक्ट्री को आग लग गई, तो उस चीज़ को हमने, उस सिचुएशन को हमने काम डाउन करना है, वो हमारा काम है। जी, और कोई क्वेश्चन?
जी किसी का और कोई क्वेश्चन? ओके जी, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, मैं अगेन रिपीट कर दूँ, नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। हम उसमें डिफरेंट रिलैक्सेशन बेस्ड टेक्निक्स कर रहे हैं और उसमें अभी हम रिलैक्सेशन बेस्ड टेक्निक्स करेंगे और आगे जो जितने हमारे सेशंस आते जाएंगे उसमें हमारी फिर आती जाएंगी माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स आ जाएंगी। तो आपने मेंटली प्लस फिज़िकली रेडी होके आना है, जिसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, हर पर्सन को मौका मिलेगा थेरेपी को प्रैक्टिस करने का, उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का, ठीक है।